वेलकम क्लास। मेरा नाम भूपेंद्र है। आज हम बात करेंगे मराठा एम्पायर की। और मराठा एम्पायर में सबसे बड़े जो राजा हुए हैं या सबसे बड़े संस्थापक हम जिन्हें कहेंगे वो हैं शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, तो किस तरीके से इनकी स्टोरी जाती है, किस तरीके से ये एक राजा बनते हैं। एक छोटे से कह सकते हो कि जनरल के लड़के थे ये, है ना। उस हिसाब से फिर ये ग्रो करते हैं, है ना, और राजा बनते हैं। तो ये पूरी स्टोरी है। शिवाजी ने जो एम्पायर खड़ा किया वो मराठा एम्पायर, हालांकि उनके टाइम पे इतना पावरफुल नहीं था, लेकिन बाद में चलकर जब पेशवाई आती है और पेशवा जब राज करना शुरू करते हैं तो मराठा एम्पायर एक समय पर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एम्पायर था और सबसे ज्यादा पावरफुल एम्पायर बन गया था। तो जीरो से हीरो तक बनने की जो कहानी है मराठा एम्पायर की, और फिर हीरो से जीरो तक बनने की कहानी है ना, तो ये पूरी एक स्टोरी है ना, जिसे हम कवर करेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम ओनली फोकस करेंगे शिवाजी पर। नेक्स्ट क्लास में हम फोकस करेंगे पेशवाज पर, देन उनके जो वॉर्स हुए हैं उन पर, देन डिक्लाइन ऑफ मराठा एम्पायर। तो कुछ स्टोरी इस तरीके से हमारी जाएगी। तो आपको जिस चीज में इंटरेस्ट हो उसमें आप स्किप कर सकते हो। तो छत्रपति शिवाजी महाराज है ना, इनको पहले शिवाजी अभी बोलेंगे, जब तक ये छत्रपति नहीं बन जाते तब तक नहीं बोल रहे। ठीक है? इनके पिताजी थे शाहजी भोसले। ठीक है, ये एक जनरल हुआ करते थे इन द डेक्कन सल्तनत, बीजापुरी सल्तनत के अंदर। तो एक छोटे से जनरल थे, मतलब ऐसा था कि कुछ टुकड़ी थी इनके पास जिससे ये सर्व कर रहे थे। और इनकी माताजी थी, उनका नाम था जीजाबाई। ठीक है, इनकी माताजी थी, उनका नाम था जीजाबाई। अब जो जीजाबाई हैं, इनका जो ट्रेस हमको देखने को मिलता है वो बेसिकली देवगिरी के जो यादव हैं वहां से देखने को मिलता है। ये कहा यह जाता है कि शी वॉज द डॉटर ऑफ लखुजी जाधव राव। ठीक है, ऑफ सिंधखंड वहां की ये बेटी थी, है ना, जो कि मुगल्स के अंडर काम कर रहे थे। मुगल सरदार एक तरीके से, है ना, वो काम कर रहे थे। तो बेसिकली शिवाजी का जो ओरिजिन हमको देखने को मिलता है वो एक तो शाहजी भोसले और उनकी माताजी जीजाबाई के थ्रू यादव क्लैन से जुड़ता हुआ दिखता है। और देवगिरी के जो यादव हैं ये ऑलरेडी खुद को क्लेम करते हैं कि ये मथुरा के यादव हैं, यानी जो मथुरा वाले यादव हैं वहां से माइग्रेट करके देवगिरी पहुंचे। देवगिरी में इनका एम्पायर स्टैब्लिश हुआ, फिर डिक्लाइन हुए। ठीक है, और वहां से निकलते हैं जीजाबाई या शिवाजी भोसले। तो कह सकते हो कि हाँ, वहां तक इम्पैक्ट रहता है। ठीक है, इनके ग्रैंडफादर थे मलोजी। क्या नाम था? मलोजी, जो कि एक जनरल हुआ करते थे अंडर द अहमदनगर सल्तनत। तो ये अहमदनगर सल्तनत के अंतर्गत काम करते थे। इनके पिताजी दैट इज शाहजी भोसले, ये बीजापुरी सल्तनत के अंतर्गत काम करते थे। तो आप ये समझो कि उस समय डेक्कन प्लेट्यू में, डेक्कन साम्राज्य में तीन मेजर पावर्स हुआ करती थी, दैट इज बीजापुर, अहमदपुर, अहमदनगर और गोलकोंडा। मुगल्स सेंटर में रहकर वहां इन्फ्लुएंस करते थे किसी न किसी के थ्रू, या तो अच्छा बेसिकली देखा है तीनों ही मुगल्स के अंडर काम कर रहे थे। ठीक है, लेकिन तीन ही मेजर फाइटिंग पावर थी जो अपने अपने टेरिटरी के लिए लड़ रही थी। मुगल्स यहाँ पे लड़ते थे अपनी अथॉरिटी के लिए, वो टेरिटरी के लिए नहीं लड़ते थे। चाहे उस जगह पर बीजापुर का राज हो, अहमदनगर का राज हो, गोलकोंडा का राज हो, या फिर आगे चल के शिवाजी का राज हो, मुगल से चाहते थे कि वो सुप्रीम रूलर हैं, ठीक है, आप उनके अंडर काम करिए। यूजली क्या है, मुगल्स का इतना पॉसिबल था नहीं कि यहाँ पर आकर टेरिटोरियल रूल कर पाए। तो किसी के थ्रू इनडायरेक्ट रूल किया जाएगा। तो यहाँ पे तीन कंटेंडर है पावर के, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा। इनमें खास है हमारा बीजापुर, क्योंकि जब तक ये शिवाजी जब पैदा होते हैं, शिवाजी का जन्म होता है इन द 19 फरवरी 1630, ये वो टाइम पीरियड था जब तक अहमदनगर सल्तनत और गोलकोंडा सल्तनत डिक्लाइन पर थी और बीजापुर सल्तनत थोड़ी पावर में थी। ठीक है, और बीजापुर सल्तनत को आदिल शाही सल्तनत बोलते हैं कि उसका जो रूलर था वो उसका नाम था आदिल शाह। आदिल शाह के बाद इसका जो बेटा आता है उसका नाम भी आदिल शाह था, फिर हम आदिल शाह सेकंड बोलते हैं। ठीक है, और जो इनके पिताजी थे शाहजी भोसले, ये काम कर रहे थे अंडर द आदिल शाह फर्स्ट। और शिवाजी का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है
वो होता है आदिल शाह सेकंड के साथ। ठीक है, वो हम आगे चल के बात करेंगे। ठीक है, तो 1636 में शाहजी बीजापुर की सल्तनत को ज्वाइन करते हैं और पूना इनको एज ए ग्रांट मिल जाता है, ऐसे उपहार के तौर पे मिल जाता है कि आप इस पर अपना टेरिटोरियल क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, ये आप इस पे राज करो। हालांकि ओनर नहीं बनाए गए थे, बस वो एरिया गवर्न करने के लिए दे दिया गया था। इसका ये मतलब हो गया कि शाहजी को कभी भी बीजापुर सल्तनत पुणे से हटा सकती है और कहीं और जाकर ट्रांसफर कर सकती है, जो कि आगे चल के हुआ भी। ठीक है, 1646 में जब शिवाजी 16 साल के थे और शाहजी को भेज दिया गया डेक्कन में। ठीक है, उस समय शाहजी को डेक्कन भेज दिया गया कि जाइए और जाके वहां पे हमारी बीजापुर सल्तनत का जो बाउंड्रीज हैं उनकी सुरक्षा करिए। अब पुणे में रह जाते हैं केवल शिवाजी। तो शिवाजी क्या करते हैं कि जब 16 साल के थे तभी इनके मन में वो था कि हमको कुछ बड़ा करना है। तो जो भी छोटे मोटे फोर्ट्स थे उनको लड़ना, उन पर चढ़ाई करना, उनको जीतना, ये इन्होंने शुरू कर दिया। तो पहला फोर्ट इन्होंने तोड़ना फोर्ट को इन्होंने अपने कब्जे में लिया। ये पहला फोर्ट था जो कब्जे में लिया गया 16 साल की उम्र में। इसके बाद से फिर इनको ऐसी लत लग गई, ऐसा चस्का लग गया कि इन्होंने कई सारे फोर्ट्स अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया, बारी बारी बारी। बीजापुर गवर्नमेंट को ये थोड़ा सा नागवार गुजरा, क्योंकि उस समय सारे फोर्ट, सारे टेरिटरी किसके अंडर आती थी, कौन उसका रूलर हुआ करता था? बीजापुर सल्तनत या बीजापुर गवर्नमेंट। सिनेरियो यहीं तक चलता नहीं है, सिनेरियो यहाँ से आगे बढ़ता है ना। और जब बीजापुर को ये लगता है कि नहीं यार, शिवाजी अब इंडिपेंडेंट अथॉरिटी क्लेम कर सकता है या बीजापुर के जो आदेश हैं वो नहीं मान रहा है ना, तो एक तरीके से रिबेलियस की कैटेगरी में डाल दिया गया, एक रिबेल की कैटेगरी में डाल दिया गया शिवाजी को। और जब ये सब हो रहा था तो इन्होंने कहा कि यार कैसे कुछ किया जाए, कुछ तो तोड़ निकालना पड़ेगा। तो शाहजी जो इनके पिताजी थे, बीजापुर के अंतर्गत काम करते थे, तो शाहजी को जेल में डाल दिया गया कि देखो तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा लड़का जो है वो हमारी बात नहीं मान रहा, तुमको हम जेल में डाल रहे हैं। तो इन बेचारों को जेल में डाल दिया गया। और जेल में डालने वाले भी व्यक्ति इन्हीं का मित्र था जिसका नाम था बाजी घोरपड़े। ठीक है, तो इनके ही दोस्त के द्वारा बीजापुर सल्तनत के कहने पर शाहजी को जेल में डाल दिया गया। और जब पिताजी जेल में चले गए तो फिर शिवाजी सरेंडर हो गए। शिवाजी ने कुछ खुरापात नहीं की ड्यूरिंग 1649 टू 55। शिवाजी तो शांत रहे जब तक पिताजी वापस नहीं आ गए। और जैसे पिताजी को आजाद किया जाता है तो शिवाजी दोबारा से अपनी रेडिंग शुरू कर देते हैं, फोर्ट्स पर रेड डालना शुरू कर देते हैं। अब ध्यान रखना, जो शाहजी हैं ये कभी भी शिवाजी के एक्शन से सेटिस्फाई नहीं थे, हमेशा डिससेटिस्फाई रहे। क्योंकि शाहजी एक सीधे साधे व्यक्ति थे, उनका ये मानना था कि हम जिसके अंतर्गत काम कर रहे हैं हम उसी को राजा मान के उसी के अंतर्गत जीवन भर काम करना चाहिए। शिवाजी के कुछ प्लान्स दूसरे थे, उन्होंने कहा कि अगर हम पावरफुल हैं क्यों ना हम अपना रूल स्टेब्लिश करना। तो दोनों के आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हुआ करते थे। ठीक है, तो ये एक बड़ा रीजन रहा कि शिवाजी और शाहजी की कभी बनी नहीं। एक समय ऐसा आता है लास्ट में जब शिवाजी कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं और शाहजी पर बार बार बीजापुर प्रेशर बनाता है कि आप अपने बच्चे को रोकिए। देन शाहजी लास्ट में जाकर ये बोल देते हैं कि देखो भाई, मेरा और शिवाजी का कोई रिलेशन है नहीं, है ना, आप जो चाहो वो स्टेप्स उठा सकते हो उसे क्रश करने के लिए। मैं आपको मैं पूरी मदद करने को तैयार हूँ अपने बच्चे के खिलाफ। जो भी कदम आपको उठाने आप उठाइए, जो भी आक्रमण करने उठाई करिए, मैं चलूंगा आक्रमण करने। ठीक है, तो एक तरीके से ये दोनों आपस में कन्फ्रंट हो जाते हैं। ठीक है, तो शाहजी बीजापुर को बोलते हैं कि तुमको जो करना है वो करो, हमारा इससे कोई लेन देन नहीं। शाहजी की डेथ हो जाती है 1664-65। तो एक कोई शिकार फिकार कर रहे थे, उस दौरान इनकी डेथ हो जाती है। जब शाहजी के मरने के बाद अब शिवाजी हो गए आजाद, क्योंकि एक ही कंट्रोलिंग पावर थी पूरे बीजापुर सल्तनत में, उनके पिताजी दैट इज शाहजी। उनकी डेथ के बाद अब बीजापुर को पता चल गया कि हम इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ से शिवाजी का वायलेंट रूप देखने को मिलता है। अब क्या था कि देखो, बीजापुर में मैंने बताया था कि आदिल शाह, ठीक है, आदिल शाह या अली आदिल शाह, पूरा नाम ये है अली आदिल शाह। तो आदिल शाह की डेथ हो जाती है और आदिल शाह का जो लड़का है उसको बोला जाता है आदिल शाह सेकंड। मुगल्स क्या करते हैं, बीजापुर के जो आदिल आदिल शाह सेकंड है उसे नेक्स्ट रूलर ऑफ बीजापुर एक्सेप्ट कर लेते हैं।
तो रिजल्ट ये निकलता है कि बीजापुर गवर्नमेंट को एक तरीके से सपोर्ट मिल गया था मुगल्स का, कि आप अपने अनुसार जो भी कदम उठा सकते हो अपनी टेरिटरी को बचाने के लिए वो आप उठाओ, है ना। और इसमें मुगल्स बिल्कुल साथ खड़े। रिजल्ट ये निकलता है कि बीजापुर के द्वारा भेजा गया एक जनरल जिसका नाम था अफजल खान, ये शिवाजी से मिलने आता है, या ये को शिवाजी के फोर्ट्स को कैप्चर करने आता है। बहुत लंबे समय तक ये कोशिश करता रहता है लेकिन कुछ रिजल्ट निकलता नहीं है। देन एट लास्ट अफजल खान डिसाइड करता है कि चलो शिवाजी से 1 to 1 मिल लिया जाए और लेट्स सॉर्ट आउट द थिंग्स। शिवाजी को ये पता था कि अफजल खान धोखा दे सकता है ना? और जिस जगह पर इनकी मीटिंग होनी थी, ये तय हुआ कि मीटिंग होनी है, तो वो जगह थी प्रतापगढ़ फोर्ट। प्रतापगढ़ फोर्ट के नीचे कैंप लगा रखे थे, वहीं पर इनकी मीटिंग होनी थी। अब शहरी बच्चे यहाँ पे ये बनता है कि शिवाजी को पता था कि अफजल खान एक पावरफुल जनरल है, वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा, उसने कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रखी होगी। तो शिवाजी भी उसी तरह की प्लानिंग अपने साथ करके गए, है ना। आर्मर जो जैकेट्स हैं वो पहन के गए, और बाघ नख लेकर गए, कुछ छोटे छोटे चाकू हथियार छोटे मोटे जो छिपा सकते थे अपनी पोशाक में, वो छिपाए। और तय ये हुआ कि शिवाजी के साथ एक व्यक्ति और अफजल के साथ एक व्यक्ति, इससे ज्यादा और कोई नहीं आना चाहिए, तभी मीटिंग होगी। और हथियार कोई नहीं लेकर आएगा सिवाय एक एक तलवार के अलावा, कोई और तलवार हथियार लेकर नहीं आओ। ये चीज तय हो गई थी। लेकिन दोनों के मन में ये था, शिवाजी के मन में खास करके ये था कि कहीं कहीं कुछ धोखा हो सकता है। तो शिवाजी अपनी पूरी तैयारी से गए थे। तो उनका एक फेमस हथियार है जो काफी बाद में फेमस हुआ, दैट इज बागनग, है ना। बागनग ये कुछ नाखून टाइप होता है ना। तो बाघ के नाखून टाइप का होता है जो कि छिपा लिया जाता है ना। तो जब अफजल खान से मीटिंग चल रही थी, तो अफजल अफजल खान से कुछ खास अच्छी मीटिंग गई नहीं थी। और फिर ये तय हुआ कि अब एक दूसरे को मार देना ही अच्छा है। अफजल खान हमला करता है, रिस्पॉन्स में शिवाजी हमला करते हैं। रिजल्ट ये निकलता है कि अफजल खान एक तलवार के साथ आया था। अफजल खान फिजिकली बहुत पावरफुल था इन कंपैरिजन टू शिवाजी, क्योंकि शिवाजी को बहुत प्रैक्टिस थी, उनके बचपन से ही वो लड़ाई में ही जिए हैं, लड़ाई में ही पूरी जवानी निकली है। और खास करके शिवाजी एक्सपर्ट थे, या यूं कहो कि फाउंडर थे डेक्कन प्लेट्यू में गुरिल्ला वॉरफेयर के। अब गुरिल्ला वॉरफेयर क्या है? गुरिल्ला वॉरफेयर सामने सामने युद्ध होता है, एक तो ठीक है, तुम तलवार लेकर आओ हम तलवार लेकर आए और आमने सामने लड़ेंगे, देखेंगे कौन जीतता है। वो सिंपल ट्रेडिशनल युद्ध हो गया, है ना। गुरिल्ला वॉरफेयर वॉरफेयर होता है कि ठीक है तुम आओ, है ना, और हम तुम पर छुपकर हमला करेंगे। एक्सपर्ट्स, सडन अटैक, सरप्राइज अटैक, छुप कर हमला करने में, हमला करके भाग जाना। एक बड़ी सेना चल रही है, उस पर आपने हमला किया और भाग गए। जब तक सेना संभल पाई तब तक आप निकल लिए वहां से, फिर थोड़ी देर फिर से हमला कर दिया। यानी अचेत अवस्था में, जब तक आपका ध्यान नहीं है, उस अवस्था में किसी पर हमला करना, है ना, और हमला करके तुरंत भाग जाना, ये कहता है गुरिल्ला वॉरफेयर। और शिवाजी इसके फाउंडर थे। तो शिवाजी को सारी जो टैक्टिक्स थी वो पता, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि ये अफजल खान को मार देते हैं। रिजल्ट, हाँ, अफजल खान को मार देते हैं लेकिन खुद भी बहुत घायल हो जाते हैं। इतना आसान नहीं था अफजल खान को मारना। लेकिन जब अफजल खान को मार दिया जाता है तो आप ये समझो कि एक तरीके से खुली बगावत थी बीजापुर सल्तनत और मुगल्स के खिलाफ। शिवाजी, अब बीजापुर सल्तनत को ये पता चल गया था कि शिवाजी को अब कंट्रोल करना उनके बस की बात नहीं है ना। और धीमे धीमे मुगल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। देखो मुगल्स के साथ इनके रिलेशन बहुत खराब कभी नहीं हुए, है ना, मतलब बाद में चलते होते हैं, लेकिन इस समय तक जो मुगल्स हैं उनके साथ रिलेशन बहुत सही रहे, है ना, फ्रेंडली रिलेशन रहे, एक दूसरे की मदद करना, ये सब चीजें चलती रही। कारण ये था कि देखो, औरंगजेब है ना, औरंगजेब की जो ट्रेनिंग है वो डेक्कन में हुई। औरंगजेब ने अपनी जो शुरुआती जिंदगी है जवानी की, वो डेक्कन में बिताई। वहां के जंगलों से, वहां के पहाड़ों से, वहां के लोगों से बहुत घुला मिला और वहां की चीजों को समझा, वो टफ टेरेन को झेला हुआ था, है ना। तो एक तरीके से बोल सकते हो कि जो औरंगजेब है उस टेरिटरी को बहुत भली भांति जानता था। और क्योंकि मिलना जुलना भी थोड़ा बना रहता था, तो कुछ खास ज्यादा रिलेशन खराब नहीं हुए। लेकिन 1657 तक 1657 तक
इनके रिलेशन बहुत सही रहे। तो साथ में मिलकर लड़ते थे, साथ में डेक्कन के जो रिबेल्स हैं उनको क्रश करते थे। सीन चलता था बढ़िया, कोई इशू नहीं था। लेकिन एक प्रॉब्लम ये आई बच्चे कि दिल्ली में, खास करके आगरा में, आगरा में सीन ये हुआ बच्चे कि जो औरंगजेब है इसके 4 भाई थे। ये इसे मिलाकर 4 भाई। एक था गुजरात में, एक था डेक्कन में, एक था दिल्ली में और एक था बंगाल में। जब इनके पिताजी यानी शाहजहां की जब डेथ होने वाली होती है, बीमार होते हैं, तो सिनेरियो ये बनता है कि अब राजा कौन बनेगा। तो सब अपने अपने मार्च करना शुरू करते हैं कि जो पहले जाकर दिल्ली पर और आगरा पर कब्जा कर लेगा वो राजा बन ही जाएगा बेसिकली, है ना। तो यहाँ पे जो भी औरंगजेब कर रहे थे इसे छोड़ छाड़ के तुरंत ही भागते हैं दिल्ली की तरफ। गुजरात वाला भी दिल्ली की तरफ भागता है, बंगाल वाला भी दिल्ली की तरफ भागता है। लेकिन जो ऑलरेडी वहां दिल्ली में मौजूद था, दारा सिको, इनका बड़ा भाई, उसे कुछ राजपाट से कुछ खास इंटरेस्ट था नहीं। वो थोड़ा सूफियाना टाइप था, है ना, भक्ति में लीन रहता था। तो उसने कहा मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि राजा कोई बन जाए। उसने ज्यादा इंटरेस्ट लिया भी नहीं। जब उसे पता चला कि औरंगजेब आ रहा है और भाई आ रहे हैं और जो मिलेगा, जिस जिस अवस्था में मिलेगा वो मार दिया जाएगा, तो दारा शिकोह अपना बोरे बिस्तर उठा के इंडिया से जान चला जाता है। हालांकि जा नहीं पाता, फिर बाद में औरंगजेब उसको मरवा ही देता है ना। लेकिन सिर्फ ये बनता है कि फिलहाल के लिए मुगल्स का जो ध्यान है वो डेक्कन से हट जाता है, अपने सक्सेशन में चला जाता है। ठीक है, यहां तक ठीक था। मुगल्स के साथ मैंने कहा सिनेरियो बहुत सही चल रहा था। लेकिन बीजापुर अचानक से क्या बोलता है, बीजापुर बोलता है कि देखो ऐसा है कि मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत बेटर ऑफर है। क्या ऑफर है कि ये जो टेरिटरी है इसको तुम जीत लो और ये तुम्हारी, और बदले में हम तुमको पैसा भी देंगे और मदद भी करेंगे। अब शिवाजी एक, कह सकते हो कि बहुत कुशल बोल सकते हो, है ना, कुशल, एक्सपर्ट राजनीतिज्ञ। उन्हें ये पता था कि नथिंग इज परमानेंट, ना तो फ्रेंड परमानेंट है ना एनिमी परमानेंट। आज मुगल्स हमारे लिए फ्रेंड हैं, कल को हो सकता है कि एनिमी हो जाए। तो अपॉर्चुनिटी है तो उसका फायदा उठाया। तो मुगल्स के टेरिटरी पर ये आक्रमण करना शुरू कर देते हैं बीजापुर के ऑफर की वजह से। तो ये साइड चेंज कर देते हैं कि चलो, अब तक बीजापुर से लड़ रहे थे, अब बीजापुर के साथ मिलकर लड़ना शुरू कर दिए मुगल्स के साथ। मुगल्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है और कॉन्फ्लिक्ट का नतीजा ये निकलता है कि जब औरंगजेब राजा बन जाता है तो अपना मामा, है ना, मैटरनल अंकल भेजता है डेक्कन में कि जाओ और जाकर शिवाजी को क्रश करके आओ। ठीक है, तो इसका जो मामा है वो शाइस्ता खान, 150 सैनिकों के साथ शाइस्ता खान को भेजा जाता है कि जाओ और हमला करो। शाइस्ता खान भी अपने कैंप बिछा देता है और स्ट्रेटेजी तैयार करता है, कोशिश करता है हमला करने। लेकिन शिवाजी ने फोर्ट्स बनाए थे वो काफी स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे थे, पहाड़ों पर थे, और काफी मुश्किल था उन पर कब्जा करना, चढ़ना। और क्योंकि मुगल फोर्सेस के लिए नई चीज हुआ करती थी, शाइस्ता खान के लिए नई चीज हुआ करती थी कि इस डेक्कन की टफ टेरेन पर हमला करना। और शिवाजी के लिए आसान था, शिवाजी ने शुरू से वहीं पे, बचपन ही उनका वहीं पे बीता है टफ टेरेन में, तो उनके लिए कुछ खास ज्यादा दिक्कत होती नहीं थी। लेकिन मुगल आर्मी के लिए बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि मुगल आर्मी चलती थी बड़ी बड़ी कैवलरी के साथ, बड़े बड़े तोपखानों के साथ, बड़ी सेनाओं के साथ, हाथियों के साथ। अब ये चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं जब आपके पास टेरेन ऐसा हो, कहीं पहाड़ी है, कहीं घाटी है, कहीं पहाड़ी है, कहीं घाटी है, कहीं घने जंगल है, कहीं नदी है, कहीं तालाब है, कहीं दलदल है। ये तो प्रॉब्लम वाली बात है ना। ठीक है, सिनेरियो निकलता है बच्चे कि शिवाजी को पता था कि हाँ ये ये जो शाइस्ता खान है कभी भी हमला कर सकता है और ये डेंजर है। हाँ, शिवाजी भेष बदलकर छिपकर अपने 400 लोगों के साथ जाते हैं उसके कैंप में, और उसके कैंप पर ही हमला कर देते हैं। शाइस्ता खान जैसे तैसे जान बचाता है अपनी, घायल हो जाता है, घायल अवस्था में भागता है और भागकर मराठा के पास शरण ले लेता है। उसे ये नहीं पता था कि मराठा ने आक्रमण किया है ना। तो शरण ले लेता है, बोलता है कि भैया हमको माफ कर दो और ऐसा वैसा, तो इसको छोड़ दिया जाता है। अब इसकी शाइस्ता खान की जो हरकतें हैं, एक तो सरेंडर वाली और ऊपर से 1.5 लाख सेना जो मुगल की लेकर गया और कुछ नहीं कर पाया,
बेइज्जती करा के आ गया। औरंगजेब बड़ा नाराज, क्या कैसा मामा आए रे तू। तो औरंगजेब क्या बोलता है कि औरंगजेब इसको पहले बुलाता है दिल्ली, बेटा तू दिल्ली आ, ढंग से इसकी बेइज्जती करता है और बोलता है बेटा तुमसे ना हो पाएगा, भले ही तुम मामा हो, चलो निकलो यहाँ से और बंगाल में जाके मुंशीगिरी का काम शुरू कर दो, तुमसे लड़ाई फड़ाई का मतलब नहीं है तुम्हारा। शाइस्ता खान को हटा दिया जाता है। अब इसे ये पता था कि देखो मुगल्स में से कोई ऐसा नहीं है जो शिवाजी को पकड़ सके या शिवाजी को काबू में कर सके, क्या किया जाए। तो इसे ये पता था कि लोहे से लोहे को टकराओ, है ना, और आग से आग को। तो दो वॉरियर क्लैन थी उस समय हिंदुस्तान में, एक तो राजपूत और ऊपर से मराठा। इनसे अगर कोई मराठाओं से कोई लड़ सकता है तो राजपूत लड़ सकते हैं। चलो राजपूतों को आगे करो। तो राजपूतों में एक राजा हुए हैं जय सिंह। और ये समझो कि उस समय जय सिंह का कद नेक्स्ट टू औरंगजेब हुआ करता था। मतलब जितने भी जनरल थे औरंगजेब के, उन सब में हाईएस्ट पोजीशन जय सिंह की हुआ करती थी। और ध्यान रखना, जब इसने अपना मामा को भेजा तो 1.5 लाख सैनिकों को साथ भेजा, और जब इसने जय सिंह को भेजा तो सिर्फ 15,000 सैनिकों को भेजा। और 15,000 सैनिकों के साथ जाकर बोला कि जाओ जाकर और शिवाजी को पकड़ के लाओ। अब आप यकीन नहीं करोगे कि 10 गुना कम सेना होने के बावजूद शिवा जो जय सिंह है, बहुत कमाल की स्ट्रेटेजी चली, बहुत कमाल का युद्ध इन्होंने लड़ा और शिवाजी को घुटनों पर लिया है। शिवाजी को बहुत मजबूर कर दिया, सरेंडर करवा दिया। ठीक है। और शिवाजी को यह तक कहना पड़ा कि आई हैव कम एज अ गिल्टी स्लेव टू सीक फॉरगिवनेस एंड इट्स फॉर यू टू पार्डन और किल मी एट योर प्लेजर। मतलब मैं वो गुलाम हूं जिसने बहुत बड़ी गलती की है, आपका गुलाम, है ना, और मैं आपसे माफी मांगता हूं। अब ये आपके ऊपर है कि आप मुझे माफ कर दो या आप मुझे मार दो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। जय सिंह इसके साथ शिवाजी के साथ ट्रीटी साइन करते हैं, बोलते हैं कि भाई ऐसा है कि चलो कुछ एग्रीमेंट साइन हो जाए कि ठीक है सर जैसे आपकी मर्जी, हम हार तो गए ही हैं, क्या किया जाए। तो बच्चे 23 फोर्ट थे जो शिवाजी तैयार हो गए कि हाँ भाई जय सिंह साहब आप रख लीजिए, यानी मुगल्स के अंदर ये चले जाएंगे और 12 फोर्ट्स रह जाएंगे शिवाजी के पास। तो एक तरीके से कह सकते हो कि ट्रीटी ऑफ पुरंदर एक ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी थी शिवाजी के लिए। राजा के बाप के नौकर है। ठीक है। तो शिवाजी, ये हो चुका था हाँ। ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन होती है जिसमें 23 फोर्ट शिवाजी को देने पड़ते हैं और 12 फोर्ट सिर्फ रह जाते हैं। ठीक है। अब इसमें ये सीन ये था कि कुछ अमाउंट भी इनको देना पड़ा शिवाजी को एज ए कंपेंसेशन, एज ए वॉर इंडेमनिटी। अब जब तक ये अमाउंट पूरा नहीं आ जाता, जब तक ये अमाउंट पूरा नहीं आ जाता, तब तक क्या होगा, गारंटी के तौर पर शिवाजी को अपने बेटे संभाजी को, अपने बेटे संभाजी को एक तरीके से गिरवी रखना पड़ा अंडर द मुगल। हालांकि उस तरीके से गिरवी नहीं रखना पड़ा था, बस ये हो गया था कि 5,000 घुड़सवारों के साथ संभाजी को भेज दिया गया था मुगल्स के पास कि आप जाकर मुगल्स की सेवा करेंगे, मुगल्स के जहां भेजेंगे वहां आप जाएंगे, उनकी सेवा में भेज दिया गया था। और इस तरीके से ट्रीटी ऑफ पुरंदर के बाद शिवाजी ऑफिशियली बन जाते हैं वसल वसल बोलते हैं उन्हें, जनरल जनरल ऑफ औरंगजेब। ठीक है। वन ऑफ द जनरल बन जाते हैं औरंगजेब के। और मतलब इंडिपेंडेंस ही नहीं रहती थी कुल मिला के। इन 1666 औरंगजेब शिवाजी को आगरा बुलाते हैं। हालांकि आज आगरा बुलाने का एक और कारण था, कारण ये था कि शिवाजी भले ही सरेंडर हो गए थे, ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन हो गई थी, लेकिन शिवाजी की मनसा कुछ ज्यादा सरेंडर की थी भी नहीं। तो औरंगजेब बुलाते हैं शिवाजी को आगरा में। ठीक है। और
बोलते हैं कि अपने बेटे को भी साथ में लेकर आना ना, तो संभाजी उस समय 9 साल के थे, उन्हें अभी साथ में आगरा बुलाया जाता है। कहा यह जाता है जयसिंह द्वारा, और राम सिंह जो जयसिंह के बेटे थे राम सिंह द्वारा, कि औरंगजेब आपसे मिलना चाह रहे हैं और कुछ ट्रीटी ट्रीटी साइन करना चाह रहे हैं, कुछ आपको सम्मान देना चाह रहे हैं, तो इस तरीके से इनको बुलाया जाता है। संभाजी शिवाजी को जो स्थान दिया जाता है उनके दरबार में, वो उन लोगों के साथ दिया जाता है जिन्हें शिवाजी खुद हरा चुके हैं। तो शिवाजी को थोड़ी बेइज्जती लगती है कि यार ये किस तरीके का सम्मान हो गया मेरा, है ना, जिन्हें मैंने हराया है, जो मेरे सामने गिड़गिड़ाए हैं, मुझे उनके सामने उनके साथ खड़ा कर दिया है। तो शिवाजी इसका ऑब्जेक्शन करते हैं, कहते हैं कि सर मैं इस लायक थोड़ी हूँ, मेरे को थोड़ा सा हाई इज्जत चाहिए, है ना, कंप्लीट इज्जत चाहिए। अब जब इस तरीके से डिमांड करते हैं तो औरंगजेब नाराज हो जाता है कि ये इज्जत देने का काम हमारा है, तुम डिमांड नहीं कर सकते, है ना। तो थोड़ी सी गर्मा गर्मी होती है शिवाजी में और औरंगजेब में। तो औरंगजेब आदेश करता है कि इनको जेल में डाल दिया जाए। अब क्योंकि राम सिंह उस समय शिवाजी से वादा कर कर आए थे कि कुछ नहीं होगा, हम गारंटी लेते हैं, तो हमारे साथ चलो और हम ही तुमको छुड़ा कर लेकर आएंगे। तो राम सिंह बोलते हैं औरंगजेब को कि ऐसा है कि सर इनको जेल में मत डालो, मेरी गारंटी पर आए हैं, ये मेरे घर पे रहेंगे, है ना, एक हाउस अरेस्ट बन के, है ना, एक हाउस कस्टडी में इनको रखा जाएगा, यानी उनके घर में ही रहेंगे जब तक औरंगजेब चाहे तब तक। तो एक तरीके से बंधक हो गए, लेकिन पूरी तरीके से बंधक नहीं थे, जेल में नहीं थे, घर में थे। ठीक है। तो बच्चे सिनेरियो यहाँ पे ये बनता है, तो बच्चे यहाँ पे सिनेरियो ये बनता है कि ये जो राम सिंह थे, राम सिंह के घर में शिवाजी रह रहे थे बंधक के तौर पर। शिवाजी को ये अच्छा नहीं लगा, शिवाजी ने बोला कि ऐसा है मैं भाग जाऊंगा। तो राम सिंह ने बोला कि भागना मत, नहीं कि तुम्हारे चक्कर में हम भी मारे जाएंगे, क्योंकि हमने जिम्मेदारी ली है तुम्हारी। तो ये बोलते हैं एक काम करो, अपनी जिम्मेदारी तुम वापस ले लो और मुझे जेल में भर्ती करा दो। तो राम सिंह अपनी जिम्मेदारी है वो वापस ले, गारंटी वापस ले लेते हैं, और शिवाजी के बेटे संभाजी को औरंगजेब जेल में डलवा देते हैं। और जब जेल में पहुंच जाते हैं तो शिवाजी बोलते हैं कि मैं बहुत बीमार हूँ, है ना, तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि लोगों में फल फ्रूट बांटना चाहता हूँ ताकि उनकी दुआओं से मैं सही हो जाऊं। और होता ये था कि फलों की जो टोकरी आती थी उन पर शिवाजी हाथ रखते थे, उसके बाद ये सबको बांटी जाती। ऐसे कई सारी टोकरी जब आने जाने लगी, तो एक टोकरी में शिवाजी छिपकर और एक टोकरी में संभाजी छुपकर वहां से निकल आए आगरा से। ठीक है, जब आगरा से निकल आते हैं तो फिर औरंगजेब ये बोलता है कि ठीक है भाई, अब क्या ही कर सकते हो, लेट्स मेक द पीस, शांति स्थापित कर लेते हैं। और बोलते हैं कि ठीक है, आज से तुम हमारे अंडर काम करोगे और तुमको जो चाहिए वो हम दे देंगे, सम्मान चाहिए सम्मान ले लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन तुमको काम करना पड़ेगा मेरे बेटे के साथ मिलकर। और उनका शिवाजी का बेटा और सॉरी औरंगजेब का बेटा था मुअज्जम, प्रिंस मुअज्जम, जो कि आगे से चल के बहादुर शाह बनता है। ठीक है। और ये जो मुअज्जम है ये डेक्कन में स्टेशन था, डेक्कन में इसको चार्ज मिल रखा था काम संभालने का। तो डेक्कन में मुअज्जम के साथ मिलकर शिवाजी और संभाजी ये मिलकर काम कर रहे थे। अब बच्चे सिनेरियो यहाँ पे ये बनता है कि औरंगजेब बैठा है दिल्ली में, मुअज्जम बैठा है डेक्कन में, और शिवाजी बैठे हैं डेक्कन में। इन दोनों के काम करने का तरीका इतना अच्छा निकलता है, इतना ज्यादा दोस्ती हो जाती है कि इसकी भनक औरंगजेब को लगती है कि यार शिवाजी ने तो मेरे बेटे के साथ दोस्ती बना ली अच्छी, है ना। और फिर शिवाजी और औरंगजेब को फिर खतरा महसूस होने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बेटा और शिवाजी मिलकर मुझ पर ही हमला न कर दें। ये भी एक बड़ी समस्या थी। ठीक है। अब ये सस्पिशियस होना शुरू हो जाता है, और ऊपर से शिवाजी खुद को इंडिपेंडेंट वो और खुद को राजा घोषित कर देते हैं। ऑन द 6 जून 1674 शिवाजी क्राउन किंग ऑफ द मराठा एम्पायर। तो ये मराठा एम्पायर स्टेब्लिश करते हैं और खुद को उसका राजा घोषित कर देते हैं। छत्र और एक खुद को टाइटल देते हैं छत्रपति। छत्रपति का मतलब हो गया कि जो छत्र धारक है, छत्र धारक उस समय समझो कि उस समय के जो जितने जमींदार हुआ करते थे, धूप में चलते थे तो अपने पीछे एक व्यक्ति को रखते थे जो उनके ऊपर छतरी करके रखता था। तो जितने भी पावरफुल लोग हुआ करते थे वो सब अपने ऊपर छतरी करके रखते थे, क्योंकि जो डेक्कन प्लेट्यू है ये काफी गर्म है ना, काफी धूप पड़ती है।
तो छतरी धारकों के एक तरीके से महाराज हो गए, तो छत्रपति। ठीक है, इनको इन्होंने एक और टाइटल दिया अपने आपको, हिंदू धर्मोधारक। हिंदू धर्मोधारक, इसका मतलब है हिंदू धर्म की रक्षा करने वाला। एक और टाइटल दिया इन्होंने, क्षत्रिय कुलवंत, यानी क्षत्रिय कुल का लीडर। तो 2-3 टाइटल इन्होंने खुद को दे दी। ठीक है, तो बच्चे ऐसा नहीं था कि इनको टाइटल देना, अच्छा जो क्षत्रिय कुलवंत है ये बड़ा डिस्प्यूटेड टाइटल था। अब आप कहोगे ये डिस्प्यूटेड क्यों रहा? क्योंकि जब इन्होंने कहा कि मैं राजा खुद को बनूंगा, खुद को राजा बनाऊंगा, खुद को राजा बनूंगा, तो फिर उस समय के जो ब्राह्मण थे उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि तुम राजा नहीं बन सकते, क्योंकि तुम एक फार्मर के बेटे हो, है ना, और क्योंकि तुम्हारे दादा और तुम्हारे पिताजी एक जमींदार हुआ करते थे बीजापुर सल्तनत में, तो तुम तो फार्मर हो, तुम तो क्षत्रिय हो नहीं, और क्षत्रिय हो नहीं तो फिर राजा बन नहीं सकते। तो ये बोलते हैं कि नहीं देखो ऐसा है कि मैं, फिर ये क्लेम करते हैं कि मैं देखो सिसोदिया वंश का हूँ। ब्राह्मण मना कर देते हैं कि नहीं यार ये नहीं चलेगा। फिर ये कहते हैं कि देखो मेरी माता जी यादव वंश की हैं, तो वो भी क्षत्रिय हैं, तो उस हिसाब से भी मेरे को राजा बना लो। ये मना कर देते हैं। फिर शिवाजी क्या करते हैं कि दान देना शुरू करते हैं, तो जो ब्राह्मण उनको अपोज करता है उसको पैसा देना शुरू करते हैं। बहुत मुश्किल से जैसे तैसे करके ये एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ चलो ठीक है तुम राजा बनने लायक हो। शिवाजी की डेथ हो जाती है इन द ईयर 1680, और 3-4-5 अप्रैल के समथिंग इनकी डेथ होती है एट द एज ऑफ 50। अब ध्यान रखना इनकी डेथ का कोई कारण है वो फिक्स नहीं है, कुछ कहते हैं घाव की वजह से मरे हैं, कुछ कहते हैं फीवर की वजह से मरे हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जैक्ट नहीं पता है कि मरे क्यों, क्या रीजन रहा। ठीक है, शिवाजी के द्वारा चलाया गया एक एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम था जिसे हम बोलते हैं अष्ट प्रधान मंडल। ये फेमस है, ये जानने लायक है, अष्ट प्रधान मंडल। ठीक है, तो इसमें हायरार्की स्टैब्लिश की इन्होंने बेसिकली। सबसे पहले छत्रपति यानी किंग, उसके बाद 8 पोस्ट ऐसी रही जो कि इस पूरे एडमिनिस्ट्रेशन पूरे एम्पायर को चलाएं, जिनमें सेकंड पावरफुल पोस्ट है पेशवा यानी द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे। अमात्य यानी फाइनेंस मिनिस्टर, ये पब्लिक अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे। देन वी हैव द मंत्री, ये कोर्ट्स के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेंगे। देन वी हैव सुमंत और दबिस और फॉरेन सेक्रेटरीज, ये फॉरेन रिलेशंस को देखेंगे, रिलेटिव टू रिलेशंस विद अदर स्टेट्स। ठीक है, फॉरेन रिलेशन को देखेंगे। सचिव और शुर्ण नविस या होम सेक्रेटरी, सचिव या होम सेक्रेटरी मतलब एक ही बात है, सचिव या होम सेक्रेटरी या सर्वेंट्स, ये राजा के साथ मिलकर जो भी राजा आदेश देंगे उनका सही जगह पर आदेशों को पहुंचाएंगे और उनको इंप्लीमेंट करवाएंगे बेसिकली। ठीक है, मैनेजिंग करस्पॉन्डेंस ऑफ द किंग। देन वी हैव पंडित राव यानी एसेंशियल हेड, यानी रिलीजियस मैटर्स के जो मामले हैं वो ये देखेंगे, पंडित राव। देन वी हैव न्यायाधीश, ये क्रिमिनल और सिविल मैटर्स हैं जस्टिस के, उन्हें देखेंगे। देन वी हैव सेनापति और सराय नौबत और कमांडर इन चीफ। ठीक है, ये आर्मी को लीड करेंगे। तो ये कुछ अष्ट प्रधान 8 मेजर कह सकते हो कि पोस्ट क्रिएट की गई शिवाजी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम तो देखेंगे कि जो मराठा एम्पायर है, खास करके शिवाजी का जो टाइम पीरियड है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, सोसाइटी कैसी थी। देन हम देखेंगे कि शिवाजी के बाद संभाजी, देन साहू, यहाँ तक देखेंगे, है ना, ये वाला टाइम पीरियड देखेंगे। देन पेशवाई कैसे, पेशवाज कैसे पावरफुल पावर में आते हैं और किस तरीके से जो किंग वाला कॉन्सेप्ट है, छत्रपति वाला कॉन्सेप्ट, ये डिक्लाइन करता है, ये देखेंगे। देन फिर पेशवा का एक लंबा चौड़ा इतिहास है, पेशवा की लंबी चौड़ी लड़ाइयां हैं, है ना, कई सारे वॉर्स हैं, वो एक अलग ही सिनेरियो है, उसको हम कवर कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम शिवाजी कवर कर रहे थे, तो शिवाजी में आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कवर करेंगे आगे आने वाले शिवाजी के वंशजों के बारे में और पेशवाई के बारे में। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।